नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। अभी कल का निर्णय है, कल काफ़ी समाचार में भी था। इलेक्टोरल बॉन्ड 5 जजों की खंडपीठ जिसकी अध्यक्षता जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे। अन्य जज थे जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस मनोज मिश्रा एंड जस्टिस JB पारदीवाला। तो इन लोगों ने, इन जजेज महोदय ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दिया और इससे कहा कि यह असंवैधानिक है, इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसे ख़त्म किया जाता है। और SBI से कहा गया कि आप चुनाव आयोग को पूरा विवरण दो, और चुनाव आयोग से कहा गया है कि 31 मार्च अर्थात 31 मार्च 2024 तक आप अपने वेबसाइट पर सब सार्वजनिक करिए। मैटर क्या है? मैटर यह है कि कुछ NGO हैं, एक ADR NGO है, एक कॉमन काज CC NGO है, दूसरा CPIM पार्टी है। इन लोगों ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम था, इसको सूचना के अधिकार के तहत, कानून के तहत नहीं, उसको चुनौती दिया कोर्ट में, और ये कहा कि यह सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन करती है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है, अभिव्यक्ति अधिकार का उल्लंघन करती है। तो इससे लॉबिंग बढ़ता है। इसमें आरोप ये लगाया जाएगा कि इसमें इस पद्धति से डोनेशन सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा मिल रहा है। चूँकि इसमें सेल कंपनियां शामिल हैं, इसलिए इसमें काले धन को बढ़ावा मिल रहा है, ये अपारदर्शी है, समानता की कमी है, आदि आदि आरोप लगाया गया। इन्हीं विषयों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और ये ऊपर जो मैंने अभी बताया वो निर्णय दे दिया। थोड़ा सा देख लीजिए कि है क्या चीज़ें, कि ये अधिकार कानून का, सूचना के अधिकार कानून का उल्लंघन करती है। असल में इलेक्टोरल बॉन्ड को कोई जान ही नहीं सकता किसने किसको दिया, जब तक देने वाला न बताए या SBI ने बताए किसी को, क्योंकि SBI ही जान सकता है कि किस आदमी को किस चेक के थ्रू कितना किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। अभी बताऊंगा इसके विषय में। दूसरा एक और है, इससे अभिव्यक्ति के क्या कहते हैं, इससे लॉबिंग को बढ़ावा मिलेगा। लॉबिंग का मतलब ये हुआ कि जो ज़्यादा दान देगा जिस पार्टी को, वो पार्टी जब सत्ता में रहेगी तो दान देने वाले को लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि दान देने वाला ये बता देगा कि भाई हमने आपको इतना दान दिया है। दूसरा, जो डोनेशन दिया जाता है वो सत्तारूढ़ दल को ज़्यादा मिला और बाकी जो गैर सत्तारूढ़ दल हैं उनको कम मिला, तो इससे असमानता भी बढ़ी। एक और है सेल कंपनी कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो नॉन प्रॉफिटेबल होती हैं, जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, और देखा यह गया कि ये जो हैं, ये कंपनियां सिर्फ पैसा लेती हैं, इन्वेस्ट कराती हैं और फिर दूसरे कंपनी में शेयर के रूप में ये ले लेती हैं, दे देती हैं। तो सेल कंपनियों में भी जो है, सेल कंपनियों ने भी बॉन्ड के थ्रू काफ़ी दान दिया, डोनेशन दिया। तो इस पर भी क्वेश्चन उठा कि सेल कंपनियां आखिरकार डोनेशन दे कैसे सकती हैं, क्योंकि उनको तो कोई प्रॉफिट हो नहीं रहा है, वो तो अपने आप को घाटे में दिखाती हैं ज़्यादातर सेल कंपनियां। विदेशी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई इसमें, क्योंकि विदेशों की भी ये जो सेल कंपनियां ज़्यादातर विदेशों से ही ऑपरेट होती हैं, अपने यहाँ से ऑपरेट कम होती है, जहाँ टैक्स हेवन स्टेट से, जैसे पनामा वगैरह से, इन जगहों से ऑपरेट होती है। ये आदि बातें आई इसमें। इस पर पूरी सुनवाई जब हुई तो जो निर्णय अभी हमने बताया उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने निर्णय दे दिया। सवाल ये पैदा होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या है हिसाब किताब, क्यों इस पर ऐसा निर्णय आया? तो सबसे पहले हम ये जान लें, इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबी खींचेगी लेकिन आप लोग सुनना जरूर इसको साथियों। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं
कि भारत में जो पार्टियां होती हैं वो पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं और जनता के लिए काम करती हैं। इनके पास अपने कमाई का कोई साधन नहीं है, न ही कोई ऐसा रखा गया, व्यवस्था की गई। बाकी विदेशों में कुछ अदर कंट्रीज में कंपनी ये जो पार्टियां होती हैं उनके पास अपने कमाई के लिए भी रास्ते होते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं। तो ये हुआ कि इलेक्शन कैसे लड़ेंगी, तो इसके लिए या तो सरकार सहायता करे या कहीं से इनको डोनेशन दिया जाए। तो सरकार ने सहायता करने से मना कर दिया। तो 1952 में कांग्रेस ने एक नियम बनाया कि कारपोरेट हाउसेस पॉलिटिकल पार्टीज को मदद दे सकते हैं, और उस समय पैसा रखा गया 20,000 रुपीज़ तक, बस, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है। 1960 में भी कांग्रेस ने कहा कि ये 20,000 से बढ़ा करके इसको 25,000 कर दिया गया, ठीक है। और उसी समय 3 साल के एवरेज कोई कंपनी जो है अपने प्रॉफिट का 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5% पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा के रूप में दे सकती है। 1985 में कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, बाद में बीच में कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया, 5% वाली पॉलिसी बंद कर दी गई। लेकिन 85 में जब कांग्रेस की सरकार फिर आई, राजीव गांधी की, तो फिर शुरू हो गया ये 5% वाला, अर्थात कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5% पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती है। 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो इस 5% को बढ़ा करके 7.5% कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई कंपनी चाहे तो अपने कुल राजस्व का 10% या वहीं 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 7.5% जो कम हो उसको दान दे सकती है, ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद में 2017 में एक नया जो है कानून आया, बीजेपी गवर्नमेंट लेकर के आई। कहा भाई देखो ऐसा है कि ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू ये जो 5% दान दिया जाता है इसको आप दीजिए, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड के एक नया इलेक्ट्रल बॉन्ड प्रोसेस शुरू किया गया कि अगर कोई कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, चाहे वो प्रॉफिट की हो चाहे लॉस की हो, इससे कोई मतलब नहीं था, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लें। ये इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई के, देश के एसबीआई के कुछ चुनिंदा ब्रांचेज में मिलेंगे, कुछ 15-16 ब्रांचेज हैं वहीं पर मिलता है, ज़्यादा मिलता भी नहीं है ज़्यादा जगहों पर। और वहाँ से खरीद करके पॉलिटिकल पार्टी कार्यालय में भिजवा दे बाई पोस्ट या किसी भी तरीके से। पॉलिटिकल पार्टी उसको 15 दिन के अंदर उन्हीं सेलेक्टेड ब्रांचेज में, एसबीआई के सेलेक्टेड ब्रांचेज में उसको जमा करवा करके उस बॉन्ड के पैसे को अपने पार्टी के लिए उपयोग कर सकती है। ये प्रावधान किया। इसके लिए बहुत सारे संशोधन भी किए गए, ऐसा नहीं है। इसमें एफसीआरए कानून में संशोधन किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में संशोधन किया गया, कंपनीज एक्ट में संशोधन किया गया, ये सब में संशोधन किया गया, तब ये कानून लागू हो पाया। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि कोई जान ही नहीं पाता था कि ये बॉन्ड किसने खरीदा, किसने दिया, जब तक वह देने वाला दाता स्वयं न बताए कि भाई हमने आपको इतने रुपए का ये नंबर के बॉन्ड भेजे। अगर दाता देने वाला चाहे तो बता सकता है पार्टी को, लेकिन वैसे इन जनरल कोई नहीं बता सकता इसको, या फिर एसबीआई के पास इसका डाटा होता है, क्योंकि ये जो लेन देन होगा ये चेक के थ्रू होगा, एक कैश में कतई लेन देन हो नहीं सकता है। एसबीआई जो बॉन्ड जारी करती है इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो 1,000 रुपये के, 1,000 रुपीज़ के, 10,000 रुपीज़ के, 1 लाख के और 10 लाख तक के हो सकते हैं, और 1 करोड़ के, 1 करोड़ तक के हो सकते हैं, अर्थात 1,000 से 1 करोड़ रुपीज़ तक के बॉन्ड हो सकते हैं, लमसम अमाउंट में हैं, जैसे 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। ये केवाईसी अकाउंट से ही मिलेगा, तो इसमें काला धन लगने की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अकाउंट वेरीफाइड होगा। तो सरकार का ये कहना था कि इससे काला धन को रोक मिलेगी, बढ़ावा नहीं मिलेगा। लेकिन डाटा क्या कहता है, अब इसको भी आप देखिए। डाटा ये कहता है कि अगर हम 2017 से 2023, 2017 से 2023 तक की बात करें, तो पॉलिटिकल पार्टीज को
11,975 करोड़ रुपीज फंड पहुंचा इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। अब इनमें से बीजेपी को अकेले 6,566 करोड़ रुपीज पहुंचा, कांग्रेस पार्टी को 1,023 करोड़ रुपीज पहुंचा, टीएमसी को 1,093 करोड़ रुपीज पहुंचा, बाकी अन्य पार्टियों को भी पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी किया गया उसका 54% बीजेपी को पहुंच गया, लगभग ये आ रहा है वहीं 8.6% पहुंचा कांग्रेस को, 9% टीएमसी को पहुंचा और बाकी सब अन्य पार्टियों को भी पहुंचे थोड़े बहुत। सभी की सूचना देना संभव नहीं है, मेन की बात कर रहा हूं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अकेले बीजेपी को ही 54% क्यों पहुंच गया। इसका मतलब कि पार्टियां जो ये कंपनीज थी, कंपनीज सत्तारूढ़ पार्टी को ज़्यादा चंदा दे करके उससे प्रभावित करना चाहती थी और उससे प्रभावित मतलब उससे अपना काम बनाना चाहती थी, ऐसा आरोप लगा। और बस इन्हीं सब आरोपों के लिए तहत जो है अच्छा ये सूचना के अधिकार का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का और सूचना के अधिकार कानून का भी उल्लंघन करता था, क्योंकि इसमें पता नहीं लगा सकते हो आप किसी तरीके से कि ये बॉन्ड किसने लिया, किसने दिया, किसको दिया गया, जब तक वो देने वाला न चाहे या एसबीआई न चाहे। तो एसबीआई तो गोपनीय रखती थी, देने वाला अगर चाहे तो बता सकता है और कोई नहीं जान सकता इसको। अच्छा अपारदर्शी है, चूंकि पता ही नहीं लगा सकते हो तो अपारदर्शी है ही है, ये कानून में है कि भाई किसी को बताया नहीं जाएगा। दूसरी बात, इससे जो है जो सेल कंपनी के थ्रू गया तो काले धन को बढ़ावा मिला। तो आदि बातें लगाई गई, बताई गई। और फिर जो है अच्छा यहाँ एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि बीजेपी को जो टोटल अर्निंग हुई इस इलेक्ट्रल बॉन्ड से वो 56% टोटल इनकम का 56% बॉन्ड के थ्रू हुआ और 44 to 45% जो है अदर सोर्सेज के थ्रू हुआ। अदर सोर्सेज में क्या आता है, यही जो 20,000 वाला चंदा है या प्रॉफिट का एवरेज 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5% या 7.5% जो था, ये सब चीज़ जो है इनके थ्रू भी अर्निंग हुई है। 20,000 से अगर आप कम का वो दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, तो आपका नाम प्रिंट कराना जरूरी नहीं था। बिल्कुल आप मतलब अगर आप 19,999 रुपीज़ दान दे रहे हो तो कोई उसको पूछेगा नहीं। टीएमसी को अच्छा एक बात और है, टीएमसी को जो 1,093 करोड़ रुपीज़ मिला है ये टीएमसी पार्टी के टोटल अर्निंग का 95% है। टीएमसी पार्टी ने अदर सोर्सेज से केवल 5% धन दिया। कांग्रेस का जो 1,023 करोड़ रुपीज़ मिला ये टोटल अर्निंग का 71% है। 29% कांग्रेस ने अदर सोर्सेज से भी अर्निंग किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर इन्हीं सब चीजों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने इस बॉन्ड सिस्टम को रद्द कर दिया है फिलहाल। बाकी स्रोतों से आप अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज अपना धन ले सकती हैं, इसमें कोई वो नहीं, रोक टोक नहीं है। बाकी सोर्सेज क्या होंगे, वहीं 20,000 या उससे कम वाला दान, ठीक है। और दूसरा जो है पॉलिटिकल पार्टी टोटल प्रॉफिट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 5%, जो कि पहले 7.5% था, अब इसको घटा करके फिर 5% पर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार, निर्देशों के अनुसार। इसमें इतनी ही बात है जहाँ तक हमने समराइज किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड की पूरी प्रोसीजर समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।